दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हमारी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। क्या क्या पढ़ लिया था? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस करा था ऑर्गेनाइजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसे आप सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी बोल सकते हो। अब आज हमारी इस चैप्टर की सेकेंड क्लास है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंसेस, सूटेबिलिटी, सब कुछ। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। देखो, जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो उसकी हेल्प से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्ट्रक्चर मतलब एक फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसके दायरे में रहकर मैनेजर सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उस फ्रेमवर्क, उस स्ट्रक्चर के दायरे में रहकर ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। उस फ्रेमवर्क को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ, अगर मान लो आपको एक स्कूल बनाना है, तो स्कूल ऐसे ही थोड़ी ना बनेगा। पहले स्कूल का क्या बनाओगे? मैप बनाओगे, यानी कि एक फ्रेमवर्क तैयार करा जाता है, एक रफ स्केच ड्रॉ करा जाता है। उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। उस ढांचे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिलता है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है? पहली बात तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके दायरे में रहकर मैनेजर्स अपने मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इसी के दायरे यानी कि इसी के अंदर रहते हुए सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं, यानी कि सारी की सारी जॉब्स परफॉर्म करी जाती हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारी जॉब पोजीशंस होती हैं, अलग अलग जॉब पोजीशंस है। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। बहुत सारी जॉब पोजीशंस का क्या है? ये एक नेटवर्क है। और यहाँ पर हर किसी को पता है कि हमारे बीच में कैसा रिलेशन है। जैसे ये सबसे ऊपर है, तो ये कौन है? सुपीरियर है। अब इसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो कौन है? इसके सबऑर्डिनेट्स है। फिर इनके अंडर जो दोनों काम कर रहे हैं वो इसके सबऑर्डिनेट्स हैं। फिर इसके अंडर जो दोनों काम कर रहे हैं वो इसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस है, और हर किसी को पता है कि हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं और हमें जाकर किसको रिपोर्ट करना है? सलाम सर। समझ पा रहे हो? इस स्ट्रक्चर, इस फ्रेमवर्क को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? पढ़ते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है, within which managerial and operational tasks are performed, जिसके अंदर रहते हुए मैनेजर्स अपने मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करते हैं, और इसी के अंदर रहते हुए सारे ऑपरेशंस यानी कि सारी की सारी जॉब्स परफॉर्म करी जाती हैं। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। इसी से पता चलता है अलग अलग लोगों के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। काम और रिसोर्सेज के बीच का रिलेशन का पता चलता है। It allows correlation and coordination among human, physical and financial resources. देखो, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तभी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, फिनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि पैसा, और फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मशीनरी, इन सब के बीच में एक प्रॉपर कोरिलेशन रहता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, एक तालमेल रहता है, ताकि बिजनेस एंटरप्राइज अपने डिजायर्ड गोल्स अचीव कर सके, वो गोल्स अचीव कर सके जो उसने प्लानिंग के अंदर सेट करे थे। समझ में आ गया? तो ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी जॉब पोजीशंस हैं। हर किसी को पता है हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं, हमें जाकर किसको रिपोर्ट करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास में कितनी अथॉरिटी है। इस फ्रेमवर्क को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चमका अच्छे से? अब देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट गिव शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पीछे जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है उसे शेप कौन देता है? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि ये एक सुपीरियर है। कौन है? ये एक सुपीरियर है। तो एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है? मैंने कहा ये सुपीरियर अपने अंडर 3 सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, एक मैनेजर या फिर एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और इसी से हमें किसका पता चलता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये सबसे ऊपर है, तो हमें पता चल गया ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजर्स है। इनके अंडर जो आ रहे हैं ये कौन है हमारे, ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, मतलब ये ऊपर वाले के सबऑर्डिनेट्स हो गए। और इनके नीचे जो आ रहे हैं वो कौन है, हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स हैं। तो इससे हमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का पता चलता है, हायरार्की का पता चलता है। चमका अच्छे से। आगे देखो बात करते हैं, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। देखो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सारे के सारे ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टास्क है ना, वो टास्क प्रॉपरली परफॉर्म करे जाए, इफेक्टिवली भी कि टास्क टाइम पर कंप्लीट हो जाए, और एफिशिएंसी के साथ में भी कि टास्क ऐसे कंप्लीट हो कि टास्क को करने की हमारी कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और कम्युनिकेशन का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए। तो सारे ऑपरेशंस प्रॉपरली मैनेज हो, कम्युनिकेशन का फ्लो प्रॉपर हो। इससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, हमें पता है किस पर्सन के पास में कितनी अथॉरिटी यानी कि कितनी पावर है, किससे हम लोगों ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, कितना काम दे रखा है। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि भैया हमने तुम्हें ये काम सौंपा था, तुमने ये काम नहीं करा। इससे हमें पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टाइल का। इट गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं यानी कि जितनी भी मशीन्स हैं, और फिनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि जो पैसा है, सब चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन रहता है, एक प्रॉपर तालमेल रहता है। और इसी से हमें पता चलता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, कि ये टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, ये लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, इनके नीचे ये सुपरवाइजर्स हैं, ये वर्कर्स हैं। और इससे हमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का पता चलता है कि एक सुपीरियर, एक बॉस अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है सही तरीके से। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या बताया मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह का है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। जब मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस समझाया था ना, प्रोसेस के अंदर मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसी में मैंने आपको ये समझा दिया था। देखो जब डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं यानी कि हम डिविजन्स कर रहे हैं, जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं काम के बेसिस पर, काम का मतलब है जब हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं फंक्शंस के बेसिस पर, कि जितने भी एक तरह के काम है ना वो एक डिपार्टमेंट के अंदर गए, उसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या समझे, जब हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, डिविजन्स बना रहे हैं काम के बेसिस पर, फंक्शंस के बेसिस पर, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये टॉप लेवल मैनेजर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए काम के बेसिस पर, कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा का सारा काम कौन से डिपार्टमेंट में गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी काम है कि प्रोडक्ट को किस तरह से उसको प्रमोट करना है, वो सब गया हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। पैसों से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा काम गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितना भी काम है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, उनको हायर करना, उन्हें पैसा प्रोवाइड करना, सब गया हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करे, डिपार्टमेंट्स बनाए हैं किसके बेसिस पर, काम के बेसिस पर। कौन सा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। वही मैंने क्या बताया था, जब एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, मल्टी प्रोडक्ट यानी कि जो कंपनी है, मान लो वो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, वो टेक्सटाइल्स में भी डील कर रही है, वो फुटवियर्स में भी डील कर रही है, वो कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है, स्किन केयर में भी डील कर रही है, दवाइयों में भी डील कर रही है। तो एक कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो यहाँ पर जब हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, डिविजन्स करेंगे, तो हम काम के बेसिस पर नहीं करेंगे, हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। इसे बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। चमका अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, टॉप लेवल मैनेजर है, इसने डिपार्टमेंट्स बना दिए प्रोडक्ट के बेसिस पर, कि कंपनी कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है, कपड़ों में भी डील कर रही है, फुटवियर्स में भी डील कर रही है, स्किन केयर में भी डील कर रही है, और मेडिसिन में भी डील कर रही है। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पर बनाए, यहाँ पर
प्रोडक्ट के बेसिस पर। और एक बार जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बना देते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर सारा काम आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गारमेंट्स वाले हैं, तो गारमेंट्स वाले के अंदर ही गारमेंट वाला अपना खुद का प्रोडक्शन भी देखेगा, ठीक है। गारमेंट्स वाले ही अपना खुद का परचेज भी देखेंगे कि रॉ मटेरियल खरीदना है, गारमेंट्स वाले ही अपना खुद का सेल्स भी देखेंगे, यही खुद की मार्केटिंग भी देखेंगे, यही खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी देखेंगे। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पर बनाए हैं? प्रोडक्ट के बेसिस पर। फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले आधार क्या है? प्रोडक्ट के बेसिस पर। फिर प्रोडक्ट के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे गारमेंट्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का काम अलग डिपार्टमेंट बन गया, सब डिवीजन हो रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये गारमेंट्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये गारमेंट का परचेजेस, गारमेंट का प्रोडक्शन, गारमेंट की सेल्स, गारमेंट की मार्केटिंग। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पर बना रहे हैं? फंक्शंस के बेसिस पर। यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पर बना रहे हैं? प्रोडक्ट के बेसिस पर। और फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे फंक्शंस आ जाते हैं, सब डिपार्टमेंट हम बना देते हैं। चमका अच्छे से? तो देखो सबसे पहला क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं, यानी कि जब हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं फंक्शंस के बेसिस पर, जॉब्स के बेसिस पर, दैट इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, दैट इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे सारा का सारा काम प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन से डिपार्टमेंट में आएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। मार्केटिंग से रिलेटेड सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। परचेजेस से रिलेटेड सारा काम, अब चाहे परचेजेस किसकी भी हो, परचेजेस रॉ मटेरियल की भी हो सकती हैं, परचेजेस हमारी मशीनरी की भी हो सकती हैं, परचेजेस अदर इनपुट्स की भी हो सकती हैं, टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, सारी परचेजेस का किस में आएगा? परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। तो वही है हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए अलग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग, परचेजिंग के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग। समझ में आ गया? अब देखो ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, इसके फायदे क्या क्या हैं, एडवांटेजेस, ये आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में देखो यहाँ से केस स्टडी बनती है। आज मैं 2 टॉपिक्स आपको करा रही हूँ, दोनों टॉपिक से केस स्टडी बनती है। आपके पास में केस स्टडी गिवन होगी, आपको पहचानना है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है। फिर पूछेगा जो भी है उसके एडवांटेजेस लिखो, उसके डिसएडवांटेजेस लिखो, उसकी सूटेबिलिटी लिखो। तो देखो सबसे पहले एडवांटेजेस। नंबर 1 है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब एक डिपार्टमेंट में वो काम आ रहा है जो सेम तरह का काम है, जितनी भी सेम तरह की जॉब्स है वो एक डिपार्टमेंट में गई, तो कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो एक फंक्शन में परफेक्ट हो जाएंगे सॉरी। जैसे प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन के अंदर परफेक्ट हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग के अंदर परफेक्ट हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उन्हें एक काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, वो अपने काम में क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। वो उस काम को ऐसे करेंगे कि कोई दूसरा उनकी तरह उस काम को नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन के फायदे हमें देखने को मिलते हैं कि एम्प्लॉयज किसी एक फंक्शन में क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो मैन पावर का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयज बार बार सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। एक बंदे को आपने कपड़ा काटने का काम दिया है, वो पिछले 5 साल से कपड़ा काट रहा है, तो उसकी वजह से वो उस काम में परफेक्ट हो गया, उसे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो उस काम में क्या बन जाएगा? स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। पहला हो गया ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। सेकेंड है इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स। देखो एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर जॉब आ रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सारा का सारा काम प्रोडक्शन से रिलेटेड आ रहा है, सेम तरह का काम आ रहा है, तो इसके लिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, यानी कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है, यानी कि प्रोडक्शन हेड आप बोल सकते हो, उसके लिए उस डिपार्टमेंट को मैनेज करना, कंट्रोल करना आसान हो जाता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्योंकि सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर। थर्ड है इट इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पहली बात तो अच्छा कंट्रोल है, आराम से जो हमारे डिविजनल हेड्स है, प्रोडक्शन हेड है, मार्केटिंग हेड है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो मैनेजमेंट के लिए मैनेज करना कैसा हो जाता है? ईजी हो जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखी जाती है कि कहीं ना कहीं काम को करने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम से कम आएगी, कॉस्ट कम से कम आएगी तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, तो वही है ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। फोर्थ है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
देखो प्रोडक्शन वालों को हम लोगों ने बोल रखा है आपको सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम करना है, सारा काम करना है प्रोडक्शन वाला। परचेज वालों को हम लोगों ने बोल रखा है आपको सिर्फ परचेजेस का काम करना है, चाहे किसी भी चीज का परचेज हो, मशीनरी का हो, अदर इनपुट्स का हो, रॉ मटेरियल का हो, किसी भी चीज का हो। मार्केटिंग वालों को बोल रखा है आपको हर चीज की मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग में आप टीवी में करो, चाहे न्यूज़पेपर में करो, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर करो, तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस बंदे ने परचेजेस कर ली और यहाँ वाला बंदा भी परचेजेस कर ले, नहीं भाई ये प्रोडक्शन ही करेगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा कि एक काम को एक ही बंदा कर रहा है, दो बंदे सेम काम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कम से कम आएगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। ईजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग है, हमें प्रोडक्शन वालों को सिर्फ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देनी है, उन्हें हमें परचेजेस का, मार्केटिंग का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं सिखाना। उन्हें हमें लिमिटेड स्किल्स सिखानी है, तो ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है और सारे फंक्शंस को ड्यू अटेंशन मिलता है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन पर फोकस करेगा, परचेज मैनेजर परचेज पर फोकस करेगा, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग पर फोकस करेगा, तो सारे फंक्शंस को क्या मिलती है, प्रॉपर अटेंशन मिलती है, ड्यू अटेंशन मिलती है। समझ में आ गया? अब देखो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, पहला है लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हर फंक्शन का जो हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, हर कोई सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा है। हर कोई चाहता है कि भाई हमें हमारे डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करना है। वो भूल जाते हैं कि यार हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हैं। तो सारे के सारे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल हेड्स होते हैं वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करते हैं, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर फोकस करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं। सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम आती है। जैसे परचेज वाले सोचते हैं परचेज का काम ही इंपॉर्टेंट है, वो समझ ही नहीं पाते प्रोडक्शन वालों का भी काम है। मतलब हर कोई अपने काम को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा है, वो दूसरे के काम को समझ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू रहता है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, तो परचेज वाले परचेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सेल्स वाले सेल्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दे फेल टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की प्रायोरिटी, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके काम को नहीं समझ पाते। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि लड़ाई हो सकती है, हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सेल्स वाला कहता है, सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है सेल्स मैनेजर, वो कहता है कस्टमर्स को डिस्काउंट दे देते हैं 20% का। अगर कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे तो अपने आप सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। इनका काम है सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करना। लेकिन यहीं पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कहता है कि भाई हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। अगर हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि दरार पड़ गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सो देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है डिस्काउंट दो ताकि सेल्स इंक्रीज हो जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से हमारे रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएंगे। चमका अच्छे से। फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, मान लो ये है हमारा परचेज डिपार्टमेंट और ये है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने कहा परचेज डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 बंदे हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास में सिर्फ 4 ही बंदे हैं। हम यहाँ से कुछ बंदों को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि परचेज वालों को हम लोगों ने सिर्फ परचेज की ही ट्रेनिंग दी है, वो प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकते। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉयज़ के पास में क्या होता है, नैरो पर्सपेक्टिव होता है, उन्हें ट्रेनिंग एक ही काम की दी हुई होती है। तो जरूरत पड़ने पर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये भी है, मान लो परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है उसे सिर्फ परचेज की ही नॉलेज है, तो वो कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं आ रही, परचेज वाले को परचेज की ही नॉलेज है, हम कभी भी उसे टॉप लेवल मैनेजर नहीं बना सकते क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स को सारा काम आना चाहिए। यहाँ पर इनके पास में क्या है, सिर्फ लिमिटेड स्किल्स हैं। तो फंक्शनल हेड्स को, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, इन्हें कभी भी टॉप मैनेजमेंट पोजीशन की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। और लास्ट है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कोई काम नहीं हुआ
तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना, एक जवाबदेही क्रिएट हो जाती है। मान लो आपकी टीचर ने आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया हाफ ईयरली आने तक, तो टीचर को जवाब देना पड़ेगा प्रिंसिपल को। लेकिन यहाँ पर हम ये जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, ये फिक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो सेल्स बहुत कम रही हैं, अब सेल्स बहुत कम रही, हम सेल्स डिपार्टमेंट के पास में गए, तो जो सेल्स मैनेजर है वो कहता है हमारी कोई गलती नहीं है, इस बार प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, प्रोडक्शन लो क्वालिटी का हुआ है। जब हम प्रोडक्शन मैनेजर के पास में जाते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर कहता है हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे पास में रॉ मटेरियल ही बहुत हल्की क्वालिटी का आया है, लो क्वालिटी का आया है। आप परचेज डिपार्टमेंट से बात करो, उन्होंने हमें लो क्वालिटी रॉ मटेरियल दिया है। जब हम परचेज मैनेजर के पास में जाते हैं तो वो कहता है मेरी गलती नहीं है, फाइनेंस मैनेजर ने मुझे पैसा ही कम दिया था रॉ मटेरियल खरीदने का। तो यहाँ पर हम जवाबदेही फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स दूसरे डिपार्टमेंटल हेड्स को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, आपस में मिली हुई हैं। समझ में आ गया। फिर देखो सूटेबिलिटी क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर की, ये कब सूटेबल है, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करे जा रहे हैं, बहुत सारा परचेज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है, वही बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, परचेज, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं। जब हमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए कि हर डिपार्टमेंट अपने काम में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, और जब कंपनी यूनी प्रोडक्ट में डील कर रही है, यानी कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जो कंपनी है वो सिर्फ मेडिसिन में डील कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अगर कंपनी डील कर रही है तो कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर अपनाएगी, डिविजनल स्ट्रक्चर, पहले भी मैंने बताया था। तो जब कंपनी एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर अपनाती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। चमका अच्छे से। अगला हमारे पास में आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, यानी कि मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रहा है, तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पर, इसे बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉस्मेटिक्स में, ग्रोसरी में, मेडिसिन में और टेक्सटाइल कपड़ों में डील कर रहा है, तो यहाँ पर कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारा का सारा काम कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में। चाहे वो कॉस्मेटिक का परचेज हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पर बना रहे हैं, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, गारमेंट डिपार्टमेंट, फुटवियर डिपार्टमेंट, स्किन केयर का डिपार्टमेंट और मेडिसिन का डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं प्रोडक्ट के बेसिस पर। उसके बाद में जैसे गारमेंट है तो गारमेंट से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस गारमेंट डिपार्टमेंट में आएंगे, चाहे गारमेंट्स का परचेज हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो। समझ में आ गया। प्रोडक्ट के बेसिस पर यहाँ पर सबसे पहले क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं। अब फायदा क्या है, जैसे वहां पर था ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा का सारा काम हमारा एक डिपार्टमेंट में गया, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारा का सारा काम गया कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी नॉलेज होगी कि इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसे कैसे यूज करना है, सारे फीचर्स के बारे में पता होगा। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के यहाँ पर फायदे देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जो कॉस्मेटिक वाला डिपार्टमेंट है, तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो मैनेजर है, उसे कॉस्मेटिक्स के हर काम की नॉलेज है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का परचेज हो, सेल्स हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, मार्केटिंग हो, तो उस पर्टिकुलर डिविजनल हेड को हर काम की नॉलेज है, परचेजेस की भी, सेल्स की भी, मार्केटिंग की भी, तो उसे हर काम का एक्सपीरियंस मिलता है। इस तरह के मैनेजर को हम फ्यूचर में टॉप लेवल मैनेजर बना सकते हैं। समझ में आ गया। सेकेंड है हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, पीछे वाले में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते थे। हमें इंडिविजुअली पता है कि कॉस्मेटिक्स की सेल्स और प्रॉफिट्स कॉस्ट कितनी है, हमारे मेडिसिन की सेल्स प्रॉफिट्स कॉस्ट वगैरह कितनी आ रही है। तो अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी पुअर परफॉर्मेंस है, तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो फुटवियर के डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो हम सीधे जवाब किससे मांगेंगे, फुटवियर डिपार्टमेंट के हेड से जवाब मांगेंगे। तो डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स, हमें पता है उनके प्रॉफिट्स, कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। अगर कोई डिवीजन अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, हम उस पर्टिकुलर डिवीजन से जवाब मांगेंगे, वो दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता।
थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से है, हर डिवीजन जो है, कॉस्मेटिक डिवीजन, हमारा फुटवियर डिवीजन, ग्रॉसरी डिवीजन, हर डिवीजन जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक ऑटोनॉमस यूनिट यानी कि इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रहा है। वो अपने लेवल पर इनिशिएटिव ले सकता है, अपने लेवल पर अपने सारे डिसीजंस ले सकता है, कहीं ना कहीं फास्टर डिसीजन मेकिंग भी होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने लेवल पर अपने सारे डिसीजंस ले सकता है। और इसमें एक चीज और आएगी, मान लो मैंने कहा ये मेडिसिन डिपार्टमेंट है और ये है हमारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमारे पास में 10 बंदे हैं, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 बंदे ही हैं। तो हम मेडिसिन डिपार्टमेंट से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में बंदों को ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि मेडिसिन वालों को हर चीज़ की नॉलेज है, परचेज की भी, प्रोडक्शन की भी, सेल्स की भी, ये आराम से टेक्सटाइल के अंदर जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रहा है। पिछले वाले की तरह नहीं है कि प्रोडक्शन वालों को परचेज पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, सेल्स वालों को प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। पिछले वालों की तरह नहीं है, हर डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम कर रहा है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक्सपेंशन और ग्रोथ भी होता है। मैंने कहा टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट है ग्रॉसरी का, एक डिपार्टमेंट है मेडिसिन का, MEDICINE है ना, और एक डिपार्टमेंट है फुटवियर का। अब मैंने कहा भाई हमें एक डिपार्टमेंट और लेकर आना है कॉस्मेटिक्स का, तो हम इजीली एक नया डिपार्टमेंट ओपन कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? तो आराम से फर्म की ग्रोथ होती है, फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। वी कैन स्टार्ट अ न्यू डिवीजन विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। चमक गया अच्छे से? सूटेबिलिटी की बात करें, अच्छा सबसे पहले तो डिसएडवांटेजेस है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई होती है, जैसे प्रोडक्शन वाले बोल देते हैं, सॉरी प्रोडक्शन वाले नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेडिसिन वाला बोल रहा है कि हमें कम फंड्स दिए हैं, हमें कम पैसा दिया है, वहीं आपने टेक्सटाइल वालों को ज़्यादा फंड्स एलोकेट करे हैं। तो लड़ाई हो सकती है फंड्स के एलोकेशन से रिलेटेड कि हमें कम पैसा दिया है, उन्हें ज़्यादा पैसा एलोकेट करा है। कॉस्ट ज़्यादा आती है, हर डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम कर रहा है। मेडिसिन वाले अपना अलग परचेजेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, अपनी अलग मार्केटिंग करेंगे, टेक्सटाइल वाले अपनी अलग मार्केटिंग, परचेजेस, प्रोडक्शन करेंगे। तो हर कोई सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मेडिसिन वाले अपना अलग मार्केटिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं, टेक्सटाइल वाले अलग मार्केटिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं, सेम तरह के फंक्शन सारे डिपार्टमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट वही है यहाँ पर, it provides managers with the authority to supervise all activities related to a particular division। हर डिपार्टमेंट का जो हेड है, जैसे मेडिसिनल हेड है, मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो हेड है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को ही सुपरवाइज करेगा। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने डिपार्टमेंट को ही सुपरवाइज करेगा, यानी कि मॉनिटर करेगा। तो उन्हें इतनी पावर मिल जाती है कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को भूल जाते हैं। मैनेजर सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, वो भूल जाते हैं दैट दे आर अ पार्ट ऑफ अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यहाँ पर पैसा ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट वही है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रहा है। प्रोडक्शन चाहे मेडिसिन है, चाहे टेक्सटाइल है, चाहे ग्रॉसरी है, हर कोई अपनी अपनी परचेजेस कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी सेल्स कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, हर कोई अपना अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है पैसा ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो सूटेबिलिटी, ये कब सूटेबल है? जब कंपनी मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। यहाँ पर काम में स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए कि मेडिसिन वालों को मेडिसिन की सारी नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्मेटिक वालों को कॉस्मेटिक की सारी नॉलेज होनी चाहिए। ये तब सूटेबल है जब हम चाहते हैं हर डिवीजन, हर डिपार्टमेंट अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, तब ये सूटेबल है। और जब कंपनीज और प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहती हैं फ्यूचर में, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था कि 4 प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी है, कंपनी 5वां प्रोडक्ट लेकर आना चाहती है, तो जब कंपनी न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि और प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहती है फ्यूचर में, तब ये सूटेबल है क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च करा जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। चमक गया अच्छे से? अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर।
डिफरेंस तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पूरा समझ लिया। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पर फंक्शंस के बेसिस पर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पर, फिर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग फंक्शंस के बेसिस पर सब डिविजन्स कर देते हैं। जैसे मैंने कॉस्मेटिक का एग्जांपल दिया था। फंक्शनल वाले के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये सब फिक्स करना पॉसिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन वाला परचेज पर डिपेंडेंट है, फिर सेल्स वाला प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करेगा। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये इकोनॉमिकल है, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट कम से कम आती है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, पीछे पड़ा था। ये इकोनॉमिकल नहीं है, यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, हर डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, हर कोई अलग अलग अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, अलग अलग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आती है। यहाँ पर मैनेजर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। मैंने कहा प्रोडक्शन वाले मैनेजर को सिर्फ प्रोडक्शन की ही नॉलेज है, तो वो फ्यूचर में कभी भी टॉप लेवल मैनेजर्स नहीं बन पाते क्योंकि वो अलग अलग फंक्शंस की नॉलेज नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर मान लो जो कॉस्मेटिक्स का मैनेजर है, उसे कॉस्मेटिक्स की परचेजेस का भी पता है, सेल्स का भी पता है, मार्केटिंग का भी पता है, तो इस तरह के मैनेजर्स को मल्टी फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड स्किल्स आ जाती हैं, तो इस तरह के मैनेजर्स को हम फ्यूचर में क्या बना सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स बना सकते हैं। यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो रहा है, हम लोगों ने एडवांटेजेस में देखा था। यहाँ पर डिविजनल स्पेशलाइजेशन है, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है वो एक्सपर्ट हो गए, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कम है। कोऑर्डिनेशन कम क्यों है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है तो कोऑर्डिनेशन कम होगा क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट के बेसिस पर डिविजन्स नहीं बनाए, हम लोगों ने डिविजन्स बनाए हैं काम के बेसिस पर। लेकिन अगर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा काम एक डिपार्टमेंट में गया तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। यहाँ पर फ्रीडम कम है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर, तो यहाँ पर अपने आप फ्रीडम ज़्यादा होती है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। सूटेबिलिटी की बात करें, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, ये तब सूटेबल है जब कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स के साथ में डील कर रही है। समझ में आ गया? तो एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये क्या होता है? देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कौन क्रिएट करते हैं, मैनेजर्स क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलिबरेटली का मतलब है इंटेंशनली क्रिएट करा जाता है। कौन क्रिएट करते हैं? मैनेजर्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। यहाँ पर वही है, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस है, बहुत सारी जॉब पोजीशंस हैं और सबको अपने अपने रिलेशंस पता है कि कौन हमारा सुपीरियर है, हमारा सबऑर्डिनेट कौन है, हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं, हमें जाके किसको रिपोर्ट करना है, सबको सब कुछ पता है। तो ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्कूल के अंदर होता है, ये प्राइमरी टीचर्स हैं, ये 8th 9th 10th के टीचर्स हैं, ये हमारे सीनियर टीचर्स हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो भी कैसे बातें हो रही हैं, ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करे जाते हैं, आलतू फालतू की बातें नहीं होती। लेकिन जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं तो आपस में फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होते हैं या नहीं होते? आपके स्कूल के अंदर जो इतने सारे टीचर्स हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब वो लोग आपस में बात करते हैं तो हमेशा सिर्फ पढ़ाई की बातें थोड़ी ना करते हैं, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होने लगते हैं, सोशल ग्रुप्स डेवलप होने लगते हैं, स्टाफ रूम में बैठ के वो गप्पे भी मारते हैं, कैफेटेरिया में भी बातें करते हैं, उनके पास में एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर भी होता है, साथ में वो शॉपिंग करने भी जाते होंगे। तो जब एम्प्लॉयज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कई बार वो काम से हटके गॉसिप भी करते हैं, र्यूमर्स भी स्प्रेड करते हैं, उनके बीच में जो फ्रेंडली और सोशल ग्रुप्स फॉर्म होने लगते हैं उसे बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो मैनेजर्स क्रिएट करते हैं डेलिबरेटली, यानी कि इंटेंशनली, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खुद फॉर्म हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, यानी कि ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। फ्रेंडली और सोशल ग्रुप्स जो बनते हैं, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? तो देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। जो कौन बनाते हैं, मैनेजर्स बनाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके, टास्क को परफॉर्म करा जा सके। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्लियरली सबको पता है कि हमारी कितनी अथॉरिटी है, यानी कि हमारे पास में कितनी पावर है, और हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या क्या काम करना है। और यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर तालमेल होता है। और ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। समझ में आ गया? ये है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे सब किसी को पता है, इंटर रिलेशनशिप्स का पता है, यानी कि सबको पता है कि हमारा सुपीरियर कौन है, हमारा सबॉर्डिनेट कौन है, हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं और हमें जाके किसको रिपोर्ट करना है। तो इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजिशंस एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। यहाँ पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का भी पता रहता है, क्लियरली पता होता है किसे किससे ऑर्डर्स लेने, किसे जाके किसको रिपोर्ट करना है। देखो मैं ना आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, तो ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के फीचर्स है। एनसीईआरटी के नोट्स से अगर आप पूनम गांधी फॉलो कर रहे हो तो उसमें पॉइंट्स थोड़े से अलग दे रखे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप पूनम गांधी फॉलो कर रहे हो तो आप मेरी लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट से पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए है। बाकी मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि बीएसटी के लिए वैसे भी आपको एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है, तो बेटर है आप ये एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अलग से रीडिंग करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, अलग हो सकते हैं पूनम गांधी से। इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सारे के सारे रूल्स, प्रोसीजर्स, सब कुछ यहाँ पर मेंशन होते हैं। यहाँ पर जितनी भी डिपार्टमेंट्स है सबके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तालमेल रहता है। सारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड होते हैं, मिलकर काम करते हैं, सब में इंटर रिलेशंस होते हैं, हर कोई एक दूसरे से लिंक्ड है। ये जानबूझकर डेलिबरेटली यानी कि इंटेंशनली क्रिएट करा जाता है। ये कौन सा? ये है फॉर्मल, है ना। इंटेंशनली क्रिएट करा जाता है। क्यों क्रिएट करा जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके। और यहाँ पर मेन फोकस किस पर करा जाता है? काम पर करा जाता है। यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशंस बनाना, यहाँ पर सोशल ग्रुप्स बनाना, इंटरपर्सनल रिलेशंस पर फोकस नहीं करा जाता। फोकस सिर्फ किस पर है कि हमें काम करना है, टास्क परफॉर्म करना है। समझ में आ गया? एडवांटेजेस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है किस पर्सन का क्या काम है, किस पर्सन की कितनी अथॉरिटी है। यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशंस का भी पता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर किसी को पता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। हर किसी को पता है कि हमें क्या काम करना है। मुझे इको पढ़ानी है, मुझे बीएसटी पढ़ानी है, मुझे अकाउंट्स पढ़ानी है, मुझे इंग्लिश पढ़ानी है। हर किसी को पता है कि उसे क्या काम करना है। कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। स्कूल में ऐसा नहीं होता ना कि एक टीचर आके बीएसटी पढ़ा के गया, दूसरा टीचर भी आके आपको बीएसटी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता। यूनिटी ऑफ कमांड रहती है कि या मान लो ये कोई बात, ये कोई इंफॉर्मेशन इसको देगा, फिर ये इंफॉर्मेशन इसको देगा। या फिर यूनिटी ऑफ कमांड का सिंपल सा यहाँ पर मतलब क्या है कि सारे के सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे के सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होती है कि एक बॉस से आप ऑर्डर्स ले रहे हो, सारे के सारे क्या कर रहे हो, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो। इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, यहाँ पर हमारे पास में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है कि इस फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर हमें काम करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैनेजर्स क्रिएट करते हैं। तो हम अच्छे से हमारे गोल्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें क्या रोल परफॉर्म करना है, उन्हें क्या काम करना है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी रहती है, यानी कि उतार चढ़ाव नहीं आते। बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड दैम। क्योंकि हमें पता है हर बंदे का बिहेवियर कैसा होगा, हमें पता है किस बंदे का क्या काम है, किसकी कितनी अथॉरिटी है। सारे रूल्स रेगुलेशंस हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्टेबल चलता है, यानी कि कोई उतार चढ़ाव नहीं आते, फ्लक्चुएशंस नहीं आते। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड, सारे के सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इफेक्टिवली हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहती है। देखो एनसीईआरटी के अंदर हेडिंग्स गिवन नहीं है इन एडवांटेजेस की। जहां पर मैंने बना सकती थी वहां पर मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, तो हेडिंग्स गिवन नहीं है। आप चाहते हो तो जो ये मैंने येलो करा है आप इसे हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हो, या फिर इसे हाईलाइट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? यहाँ पर डिले इन एक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर स्कालर चेन फॉलो होती है, चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ये कोई
कमांड देगा इसको, देन ये इंफॉर्मेशन देगा इसको, देन ये इंफॉर्मेशन दे रहा है इसको। तो इस तरह से प्रॉपर स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो होगी। तो प्रोसीजरल डिलेस होते हैं, कई बार डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, यानी कि देरी हो जाती है क्योंकि स्केलर चेन फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ काम पर फोकस करा जा रहा है, यहाँ पर देखा नहीं जा रहा एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी, उसके टैलेंट्स, ह्यूमन रिलेशंस पर हम फोकस नहीं कर सकते। फोकस सिर्फ किस पर है? काम पर, कि भाई हमें हमारे टास्क परफॉर्म करने हैं। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स को इग्नोर करा जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फोकस नहीं करा जाता। देखो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो हर टाइम काम ही थोड़ी ना करना चाहते हैं। वो चाहते हैं यार आपस में वो गप्पे मारें, थोड़ी सी गॉसिप शेयर करें, र्यूमर स्प्रेड करें, उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपके स्कूल में भी आप जानते हो टीचर्स गप्पे मारते हैं क्योंकि उन्हें एक सोशल नीड उनकी पूरी हो रही है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन में हम किससे बात करें, हमारा कोई दोस्त ही नहीं है, सिर्फ कॉलीग्स हैं आपस में। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस है। समझ में आ गया। लेकिन दूसरा आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीछे पड़ा, इंडिविजुअल्स आर असाइंड वेरियस जॉब पोजिशंस, इंडिविजुअल्स की अलग अलग जॉब पोजिशंस है। वाइल वर्किंग एट दीज जॉब पोजिशंस, जब वो इन जॉब पोजिशंस पर काम कर रहे होते हैं, द इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, बातें करते हैं। मैम आपने टेस्ट पेपर बना लिया क्या, आपने टफ क्वेश्चंस कितने दिए हैं, कैसा है आपका टेस्ट पेपर, इजी है या मॉडरेट है, इस तरह के गप्पे मारे जाते हैं ना। अरे मैम ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ये बच्चा आता है ना तो पूरी क्लास पढ़ ही नहीं पाती, इस तरह की गॉसिप होती है आपस में। तो उसकी वजह से किसका जन्म होता है? नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज़। उन एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ सोशल रिलेशंस डेवलप होने लगते हैं, सोशल ग्रुप्स फॉर्म होने लगते हैं, कुछ फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म होने लगते हैं, आपस में व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होता है, वो स्टाफ रूम में, कैफेटेरिया में बातें करते हैं, कॉरिडोर्स में साथ में मैम जाती हैं तो वो बातें करती हैं, गप्पे मारती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई रिटन रूल्स नहीं है, फ्लूइड फॉर्म का होता है, यानी कि बहता हुआ है, फ्लो करता हुआ है, कोई फिक्स्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी टीचर किसी से भी बातें कर सकता है। तो एकदम फ्लूइड नेचर का है, बहता हुआ है। हो सकता है 12th क्लास का जो टीचर है वो एक प्रेप क्लास की या फिर फर्स्ट क्लास की टीचर से बातें कर रहा है, आपस में फ्रेंडली ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये कोई ऑफिशियल बातें तो नहीं कर रहे, तो र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं, इसका और उसका चल रहा है, ये इस तरह की बातें करते हैं। ये है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? फीचर्स क्या है? ये जो है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब ये काम करते हैं, इनके बीच में पर्सनल इंटरेक्शन होती है, तब क्या फॉर्म हो जाता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस पर डिपेंडेंट है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ पर ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करे जाते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप में ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, तू जैसा करेगा मैं भी वैसा ही करूंगा, आपके अपने नॉर्म्स होते हैं ना फ्रेंडशिप के अंदर। तो यहाँ पर बिहेवियर कैसा होता है? जैसा पूरे ग्रुप का बिहेवियर है, सब तू तड़ाक पे बात कर रहे हैं तो आपस में तू तड़ाके पे बात करी जाएगी। कोई आप करके बात करता है, आप उससे आप करके बात कर लेते हो। तो यहाँ पर ग्रुप की तरह बिहेवियर होता है, कोई स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, कोई यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे फॉर्मल में तो क्या होता है, ये कोई इंफॉर्मेशन देगा इसको, देन ये इंफॉर्मेशन देगा इसको, देन ये इंफॉर्मेशन देगा इसको। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबसे ऊपर है तो इसके पास में अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, ये इसका सबॉर्डिनेट, ये इसका सबॉर्डिनेट, ये इसका सबॉर्डिनेट। यहाँ पर ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई फिक्स्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ये जाके कोई र्यूमर स्प्रेड कर देगा, इसको बता देगा, ये इसको बता देगा, ये इसको बता देगा, ये इसको बता देगा। कोई भी कैसे भी किसी से भी यहाँ पर बात कर सकता है। ये ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली फॉर्म होता है, मैनेजर्स क्रिएट नहीं करते, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि ये इससे बात कर रहा है, ये इसका फ्रेंड है, ये इससे बात कर रहा 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 है, ये इससे भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी किसी का भी यहाँ पर दोस्त बन सकता है। समझ में आ गया? एडवांटेजेस क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन होता है क्योंकि यहाँ पर स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रही, तो प्रॉपर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं होती, तो कम्युनिकेशन फास्ट होता है और यहाँ पर हमें ईजीली हमारे एम्प्लॉयज़ का फीडबैक मिल जाता है। टॉप लेवल मैनेजर ने कोई पॉलिसी बनाई है, आराम से सबको बता दिया। अब मान लो ये जो वर्कर्स हैं इनके साथ में इनफॉर्मल रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशंस भी हैं, तो वर्कर्स खुलकर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि उन्हें वो पॉलिसी समझ में आई या नहीं आई, पसंद आई या नहीं आई।
फुलफिल सोशल नीड, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं, उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनका जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, उन्हें एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आती है कि यार हमारे यहाँ पर यार दोस्त है, एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी। तो वही है, जब उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं वो खुश होकर काम करते हैं और इससे उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। और ये थर्ड वाला मैंने पहले भी बताया, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी है, कोई इनएडिक्वेसी है, तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसकी भरपाई कर देता है। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कमी है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेट कर देता है, यानी कि उसकी भरपाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एम्प्लॉयज़ का फीडबैक जानना है कि उन्हें कोई प्लान और पॉलिसी अच्छी लगी या नहीं लगी, इसका पता हमें आराम से चल जाएगा इनफॉर्मल नेटवर्क से। अगर फ्रेंडली रिलेशन है, वो खुलकर अपना फीडबैक दे देंगे। समझ पा रहे हो? डिसएडवांटेजेस क्या है? र्यूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। 70% जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं? र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब है ये बातें सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं? अफवाह होती है। और ये अफवाह डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, यानी कि डिस्ट्रक्शन का काम करती है। ये जो र्यूमर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं। कई बार इससे हमें नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। मान लो मैनेजमेंट कुछ करना चाहता है, कुछ चेंजेस लेकर आना चाहता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो, लेकिन ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फ्रेंडली ग्रुप्स हैं, कई बार ये उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मान लो ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा करना चाहता है खुद की ग्रोथ के लिए, और ये जो एम्प्लॉयज़ है इनके फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप हो चुके हैं, ये उस चीज़ के अगेंस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है हम हर चीज़ को ऑनलाइन करें। ये जो फ्रेंडली ग्रुप्स है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं चाहता सारी चीज़ें ऑनलाइन हो। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रुक जाएगी। द मैनेजर मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ र्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं, तो स्मूथ वर्किंग नहीं होंगी। और यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, यानी कि ये जो ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस है ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पर हावी हो जाती है। यानी कि ये लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पर कम फोकस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल नीड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वही लिखा है, इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। ये लोग चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करे। ये जो फ्रेंडली ग्रुप बना है इसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो ये कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन कुछ और कह रहा है और ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, ये दोनों अगर एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए ना, तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल साबित होता है। समझ में आ गया? फिर है देखो, स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं? नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज टू गैदर सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर मैनेजर्स को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज है, साथ में फ्रेंडली रिलेशंस उन्होंने बना रखे हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयज का हमेशा सपोर्ट मिलेगा। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्विकली इन्फॉर्मेशन का हमें एक्सचेंज करवाना है, इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचानी है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। आराम से सब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप कर देंगे, तो इन्फॉर्मेशन क्विकली ट्रांसमिट हो जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि कोई फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं हो रही, कोई स्कॉलर चेन नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो खुद बनाते ही हैं, मान लो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी अगर बन गया तो वो इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोऑपरेट करके कहीं ना कहीं दोनों का फायदा उठा सकते हैं। फॉर्मल का तो फायदा मिल ही रहा है, क्योंकि फॉर्मल तो बनाया ही क्यों है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। और मान लो अगर इनफॉर्मल भी बन गया तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो आसान हो जाता है, एम्प्लॉयज का करेक्ट फीडबैक मिल जाता है, मैनेजर्स दोनों के एडवांटेजेस ले सकते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, लास्ट है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन फॉर्म करते हैं? इंटेंशनली फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करते हैं? मैनेजर्स फॉर्म करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली, यानी कि ऑटोमेटिकली बन जाता है जब एम्प्लॉयज आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? ताकि सिस्टमेटिकली काम हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है ताकि एम्प्लॉयज को एक सोशल सेटिस्फैक्शन मिले, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले।
बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसा होगा वो मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। आपस में फ्रेंडली ग्रुप्स का बिहेवियर कैसा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ग्रुप नॉर्म्स पर कि उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस कैसे हैं, वो आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इसे कभी भी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर की बात करें, इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, स्कालर चेन फॉलो होती है कि ये कोई इन्फॉर्मेशन इसको देगा, देन ये इन्फॉर्मेशन इसको देगा। इस तरह से स्कालर चेन फॉलो हो रही है। प्रॉपर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन है कि ये सुपीरियर है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, फिर ये सुपीरियर है तो ये इसका सबऑर्डिनेट है। यहाँ पर कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन नहीं है, कोई स्कालर चेन नहीं है। ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर लेता है, ये इससे बात कर लेता है। कोई स्कालर चेन नहीं है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है। कम्युनिकेशन यहाँ पर स्कालर चेन के थ्रू फॉलो होती है, यहाँ पर स्कालर चेन फॉलो नहीं होती। लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पर लीडर्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास में अथॉरिटी ज़्यादा है यानी कि पावर ज़्यादा है वो क्या होता है, लीडर होता है। यहाँ पर ऐसा ही होता है, वो पर्सन जिसके पास में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है वो लीडर होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी लीडर बन सकता है। मान लो 12th क्लास की टीचर और फर्स्ट क्लास की टीचर आपस में दोस्त है आपके स्कूल के अंदर, हो सकता है इनकी ज़्यादा चलती हो, व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन भी ये हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसके पास में पावर ज़्यादा है वो लीडर होगा। इवन जिसके पास में सबसे कम पावर है वो भी लीडर बन सकता है। आपको गप्पे मारने आने चाहिए, र्यूमर स्प्रेड करने आने चाहिए, आपकी उस पर्सन के साथ में अच्छी बननी चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है क्योंकि ये मैनेजर्स क्रिएट करते हैं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि हो सकता है आपस में लड़ाई हो गई हो। तो फ्रेंडली रिलेशंस और सोशल ग्रुप्स तो चेंज होते रहते हैं। आपस में लड़ाई हो गई, किसी को कोई बात पसंद नहीं आई, तो ये उतना स्टेबल नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं होंगे तो पेनल्टी भी लगाई जाएगी। यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है। जो क्यों क्रिएट हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हो रहा है, मैनेजर्स फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर। इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट है, यहाँ पर अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है, टॉप टू बॉटम। सबसे ज़्यादा पावर इसके पास में है तो इससे कम पावर किसके पास में है, इसके पास में है। सुपीरियर के पास में सबसे ज़्यादा पावर होती है। यहाँ पर अथॉरिटी कैसे भी फ्लो कर सकती है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स नहीं है। समझ में आ गया। अब देखो, 2 टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए। अब कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कल की क्लास में हम लोग डेलीगेशन डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन डिस्कस करेंगे। कल डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आई एम सो सॉरी कि इन दिनों मैं थोड़ी सी इरेगुलर हूँ। इरेगुलर इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर बैंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे इस पर्टिकुलर मौसम से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मुझे ही पता है मैं कितनी, मतलब मेरी हेल्थ की कैसी कंडीशन है। सो डैट इज़ द रीज़न थोड़ा सा अभी मैं इरेगुलर हूँ, बट मैनेज करते हैं। सो कल हम लोग डेलीगेशन डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।